हेलो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की पहला नंबर चैप्टर जो कि है शीत युद्ध का दौर। इसके चैप्टर से रिलेटेड हम है ना इसमें अपने बुक को रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शीत युद्ध के दौर को पढ़ते हैं। तो पहला है परिचय। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पृष्ठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समिति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की जो शुरुआत है वह शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व जो है शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबाव को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। ठीक है, ये हो गया हमारा परिचय। यहाँ पर ये आप कुछ फ़ोटो देख रहे होंगे। ये जो फ़ोटो है ना, ये हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ये हमारे सोवियत संघ के द्वारा जो झंडा फहराया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है, जो युद्ध प्राप्ति के बाद होता है, विजय प्राप्ति के बाद। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप जो दो महाशक्तियों का जो उदय हुआ था, ऊपर के दो चित्र जो दिए गए हैं दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। पहला है अमेरिकी जो सैनिक हैं उन्होंने 30 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए दिखाया गया है, जो कि ये वाला झंडा है, ये वाला हमारा फोटो है। ठीक है। दूसरा है समाजवादी सोवियत गणराज्य के जो सैनिक हैं उन्होंने मई 1945 में राइस्टेंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए दिखाया है, जो कि इस फोटो में है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट यहाँ पर पढ़ना है हमें। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण जो है वह कर देगा और इस देश की राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में खुर्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो है वह नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। ठीक है, जो कि सोवियत संघ के द्वारा जो मिसाइलें तैनात की गई थी उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। यहाँ एक फ़ोटो दिखाया गया। इस फोटो यानी इस पिक्चर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यह नक्शा जो है वो क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुँच का दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए, नक्शे के नीचे यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए आप।
यह नक्शा जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक प्रयोग किया गया था। ये जो है क्यूबा मिसाइल संकट में जो मिसाइलें तैनात की जा रही थी अमेरिका के क्षेत्र में, उसका ये नक्शा तैयार किया गया है और उसमें बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक जो है वह अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुर्चेव जो है वो क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली जो सोवियत जहाज़ें हैं उन जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसको क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में या नाम से जाना गया। इस संघर्ष की जो आशंका है उसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह जो टकराव है कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति जो है वो धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध जो है वह सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके साथी देशों के बीच जो है वह प्रतिद्वंद्वता, यानी कि जो एक प्रकार की द्वेष की भावना होती है उसे प्रतिद्वंद्वता कहा जाता है। प्रतिद्वंद्वता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इस तनावों को संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच जो है कोई पूर्वव्यापी रक्त रंजिश युद्ध नहीं हुआ, यानी कि कोई भयानक युद्ध जो है वो नहीं छिड़ा। ये बहुत अच्छी बात थी। विभिन्न इलाकों में युद्ध जो है हुए। दोनों महाशक्तियाँ और उनके साथी देश जो हैं इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने जो साथी देश हैं उनके मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। नेक्स्ट है, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन को जो सूत्रबद्ध, यानी कि एक साथ जोड़कर करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। इस बात पर पश्चिम गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह जो है गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का जो है वह समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का जो अगुवा था, यानी कि जो मुख्य व्यक्ति था, वह सोवियत संघ था, लेकिन पश्चिमी जो गठबंधन है उसका जो मुख्य अगुवा था वह अमेरिका था और पूर्वी का सोवियत संघ। और इस युद्ध को प्रतिद्वंद्विता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप विस्तार से इसे पढ़ रहे हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो शीत युद्ध क्या है इसके बारे में चर्चा करना है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी दूसरे जब विश्व युद्ध का अंत हुआ उस समय जो समकालीन विश्व राजनीति का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है आगे की ओर बढ़ा। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जो हुई थी उसकी समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और जो धुरी राष्ट्र थी उन धुरी राष्ट्रों की जो अगुवाई है वह जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश जो थे वह शामिल थे। यह युद्ध जो है वो यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा जिसे अभी वर्तमान में म्यांमार कहते हैं तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था, यानी इसका जो प्रभाव था। इस युद्ध में
बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई थी। ठीक है, आगे है 1914 से 1918 के बीच जो है वह पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, यानी इतना भयानक जो प्रभाव उसका हुआ था, उसने पूरे विश्व को दहला दिया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की जो है वह समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान जो है वह आत्मसमर्पण करने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे में बम गिराना जो है गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य जो है वह सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ा ताकत है, यानी सबसे बड़ी ताकत है पूरे विश्व में। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए जो है वह परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम जो है वह यही हुआ कि विश्व राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया और जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा जो शेष विश्व के जो विध्वंस की मार जो है झेल रहे थे। यानी कि जर्मनी और जापान जो है वह हार चुके थे और जो यूरोप तथा शेष जो देश थे वह विश्व में विध्वंस की जो मार है उसको झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ जो है वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इसके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की जो होड़ थी उसमें एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले जो विध्वंस हैं उसकी मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते यानी कि बस की बात जो है वह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ड्रॉप करके आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो फ़ोटो है, ये वही फ़ोटो है जो कि अमेरिका के द्वारा जो जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था जिसके जो विध्वंस के जो है वो तस्वीरें यहाँ पर जो है दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की विध्वंसकारी जो है वह क्षतिपूर्ण जापान को हुई है। ठीक है, तो बच्चों या दोस्तों, मैं आपको इस किताब के माध्यम से एक क्लास की स्टडी को करवाना चाहता हूँ। मेरा किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र या किसी भी समाज से कोई भी द्वेषपूर्ण या कोई भी नकारात्मक बातें को नहीं करना है। मैं आपको बस पढ़ाई करवाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसे पढ़ाई तक ही सीमित रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति जो है वह पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच जो है वह रक्त रंजित जो है युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसाव के बावजूद कोई भी पक्ष जो है वह युद्ध का जोखिम जो है वह मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से जो है राजनीतिक फ़ायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले जो विध्वंस है वो औचित्यपूर्ण नहीं ठहराए जा सकते। यानी कि जो उससे विध्वंस होते हैं उसे गलत या सही ऐसा कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे एक विध्वंसकारी जो है बहुत ही बड़ी क्षति देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण मुझे लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तस्वीरें जो हैं उस विध्वंस को दिखाती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये तस्वीरें जो हैं अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ जो क्षति है उसके बारे में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का वो खजीरा है
उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे हैं। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलो टन क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के जो परमाणु बम हैं, उन बमों ने भी अल्पकालीन विध्वंस जो है वह किया। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलो टन थी। दूसरे शब्दों में यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा विध्वंसकारी थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते। तो इसकी कल्पना करना किसी के बस की बात नहीं है, जो कि मैं आपको ना दिखा पाया, इसलिए मैं इसको एक बार और पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि जरा कल्पना कीजिए कि यह हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते हैं। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नुकसान करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध यानी कि रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाया, मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि इतनी क्षमता होती है कि कोई भी जो पक्ष है वह युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। ठीक है। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का जो है रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर जो है वह ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को न रोक सकी। नेक्स्ट पैराग्राफ में शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने गुट थे, यानी अपने अपने जो साथी गठबंधन जो देश होते हैं एक साथ जो रहते हैं वो गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल जो देश हैं उन देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध जो है उसमें जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध जो है वह ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच जो है पारस्परिक अपरोध यानी कि जो एक जो समाधान जो होता है उसके बीच में जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि युद्ध हो या ना हो इसकी बहुत ही बड़ी संभावना देखने को मिलती है, उसी को पारस्परिक अपरोध बोलते हैं। जिसमें कि पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए ही विध्वंस साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम जो है उससे बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट में बताया जा रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पढ़ना है कि दो ध्रुवीय विश्व का अंत। चलिए पढ़ते हैं आगे। दोनों महाशक्तियां जो है वह विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा जो है वह बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया जो दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ जो है अपने अपने जो है वह जुड़ाव का जो इस्तेमाल है वो निजी हित में किया।
इन देशों को अस्थायी प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा, यानी कि जो वादा होता है, यानी कि प्रॉमिस जो होता है, वह मिला। हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों ने नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बांटे जाने का खतरा जो है वह पैदा हो गया। यह विभाजन जो है सबसे पहले यूरोप में हुआ। उसके बाद पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में जो है वह शामिल हो गया। इसलिए ये खेमा जो है पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पीले और लाल कलर से जो दिखाया जा रहा है, ये सभी अलग अलग गुटों के जो है, यानी कि दो खेमों जो अलग अलग बट गए थे, उसको अलग अलग ये दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि पीले रंग को एक अलग तरह से, जैसे कि इसमें अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये सोवियत संघ का क्षेत्र है, ये अमेरिका का क्षेत्र है। तो ये अमेरिका के देश यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सोवियत संघ के क्षेत्र आ जाते हैं। और यहाँ पर ये जो अलग अलग कलर के जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये शायद किसी भी जो है वह गुटों में शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पश्चिमी जो गठबंधन है उसने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल, यानी उस संगठन में जो शामिल देश है वह अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश जो है एक दूसरे की मदद करेगा। ठीक है, इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई मदद करेगा। और इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन, यानी इसको देखते देखते सोवियत संघ ने भी एक और अपने गठबंधन में बदलाव करते हुए एक और गठबंधन को लागू किया, जिसमें कि वार्सा संधि उन्होंने लागू किया। और उसमें कहा गया कि ये पूर्वी गठबंधन है और ये वार्सा संधि के नाम से जाना जाएगा, यानी नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई जो है सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई, जिसमें कि हुई थी। और इसका जो मुख्य काम था वह नाटो में शामिल जो देश हैं उन देशों का यूरोप से मुकाबला करना। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पहली दुनिया, ये दूसरी दुनिया, ये तीसरी दुनिया के बारे में बता रहा है। यानी यह पहली दुनिया का क्षेत्र को बता रहा है, इसमें ये तीसरी दुनिया के क्षेत्र को बता रहा है। और ये लाल कलर से जो है ये दूसरी दुनिया के क्षेत्र को बताने का प्रयास कर रहे हैं ये मैप के थ्रू। ये हमारा वर्ल्ड वाइड मैप है, यानी कि विश्व का मैप है, जिसके थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं इसमें चैप्टर में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के जो है गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियां जो है उनके बीच तनातनी का जो मुख्य आखड़ा जो है वह यूरोप बना। कुछ के मामले में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में जो शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी जो ताकत है उन ताकतों का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में जो सोवियत संघ की दखल यानी कि दखल देना जो है, इसका उदाहरण है सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल जो है वह किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है वह सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इस गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सेटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा समाजवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तर कोरिया,
और इराक के साथ अपने संबंध को जो है वह मजबूत करने का प्रयास किया, साथ ही मजबूत किया। आगे है कि शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का जो खतरा है वह पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासक मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के जो चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र राष्ट्रों की चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ जो है वह खो न बैठे, यानी कि इस आज़ादी उन्होंने जो पा ली है कहीं इसे खो न बैठे। इस कारण से उन्होंने गठबंधन में भेद पैदा हुआ और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी और समाजवादी चीन की 1950 के दशक में, यानी 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनवरन हो गए, यानी अलग हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। ठीक है। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग करने का मौका दिया। और आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियार और अपनी अस्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ जो है इतनी ताकतवर थी कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की जो साझी शक्ति है उसका भी उसने कोई मुकाबला नहीं किया था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश जो है वह निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। जैसा कि यहाँ निम्न कारण दिए हुए हैं। पहला, क महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज। ख भूक्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन जो है वह किसी भी स्थान तक दूर दूर तक कर पाए। ग सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ जो है एक दूसरे की जासूसी जो है वह कर सके। और घ यानी कि चौथा है आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई भी बिना फालतू के कोई भी कार्य नहीं किया गया। सब पर एक विशेष नज़र थी सरकारों की तथा वहाँ पर गुटों को अलग अलग बांटने और उसमें शामिल करने वाले बड़े बड़े देशों की। आगे है कि ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को जो है महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये क्षेत्र जो है वह महत्वपूर्ण थे, लेकिन गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ जो है वह विचारों का जो है पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं और गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। आपके लिए हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें कि आपको और भी जो भी बाकी है उस चैप्टर को समाप्त करके इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस नेक्स्ट वीडियो में शीत युद्ध के दायरे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।